2018 नवंबर में रिलीज मिर्ज़ापुर सीरीज़ के बारे में आज जानने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये सीज़न फर्स्ट है मिर्ज़ापुर का। और उसमें दिखाई देता है कि मिर्ज़ापुर और किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के राजा कालीन भैया के बारे में सारी ये कहानी है, स्टोरी है, किस तरह से उन्होंने अपना राज खड़ा किया और बाद में आखिर कैसे कैसे हुआ। तो इनका असली नाम अखंडानंद है। ये कालीन का व्यापार करते करते बाद में सभी गलत कामों में आ जाते हैं, जिसके कारण उनको किंग ऑफ मिर्ज़ापुर कहा गया है। जिसकी शुरुआत बुनियाद बाबूजी यानी सत्यानंद त्रिपाठी इनके पिताजी हैं। इनका रोल भी काफ़ी अहम है। और अखंडानंद यानी कालीन भैया के बेटे अपना मुन्ना भैया है, जो काफ़ी डैशिंग रहते हैं, अपना धौंस जमाते रहते हैं हर जगह। और कालीन भैया की बीवी है बीना जी, जो काफ़ी नॉटी और अनसेटिस्फाइड औरत का रोल निभाया इन्होंने। काफ़ी अच्छा किरदार है ये भी पूरी सीरीज़ में। और मुन्ना भैया अपने जोश के चलते एक शादी में गोली उड़ा देते हैं, जो गोली डायरेक्ट जाके दूल्हे को लग जाती है। मतलब कि ये उनका एक शौक का तरीका है कि शादी में जाकर गोली चलाओ, वो किसी को भी लगे। तो उसी में एक दूल्हे की डायरेक्ट मौत हो जाती है, जिसके बाद दूल्हे के पिताजी इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए रमाकांत पंडित जी के पास आते हैं, जो एडवोकेट हैं। तो इनकी फैमिली जैसे देखी जाए तो इनकी फैमिली में पत्नी और 2 बेटे गुड्डू और बबलू और बेटी डिम्पी, ऐसे ये 4 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का, जो इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो जैसे कि मुन्ना भैया ने जो कत्ल किया जो शादी में, उसको लेकर कालीन भैया काफ़ी गुस्से में रहते हैं। वो कहते हैं अपना खुद निपट लो, हमें इसमें मत घसीटो। तो उसके बाद मुन्ना भैया भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि पिताजी ऐसे इस तरह से बोल रहे हैं। और उसके बाद गुस्से में आकर मुन्ना भैया पंडित जी के पास आते हैं उनके घर की ये केस कैसे ले लिया। तो काफ़ी अच्छा गुड्डू और बबलू ने दोनों ने इनका विरोध करते हुए इनको वहाँ से भगा देते हैं। और ये बात पता चलती है कालीन भैया को, जिसके बाद कालीन भैया को काफ़ी शौक हो जाते हैं कि जब पता होकर भी कालीन भैया के बेटे हैं मुन्ना, तब भी इन्होंने इतने अच्छे से विरोध किया। तो मकबूल के सहारे उनको बुला लेते हैं घर पे मिलने के लिए। मकबूल उनको बुलाने आ जाता है और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो कालीन भैया उनको ऑफ़र करते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़ने से आपका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो ये दोनों भी सोचते हैं कि चलो अब इनकी वजह से डर है, तो अगर इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो डर ख़त्म ही हो जाएगा। जिसके बाद कालीन भैया भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। और कालीन भैया के कहने पर गुड्डू और बबलू दोनों अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि आप ये केस मत लड़िए, कुछ अच्छा नहीं है इसमें, कालीन भैया का हाथ है हमारे सिर पे, तो मत करिए। वो तो सुनते नहीं है। इसके बाद का एंट्री होती है हीरोइंस की, जो सीरियल में स्वीटी दिखाई गई है। स्वीटी कॉलेज की स्टूडेंट है ये, जो मुन्ना भैया और गुड्डू दोनों उसको पसंद करते हैं, पर स्वीटी सिर्फ गुड्डू भैया को पसंद करती है। गुड्डू भैया को और उसका प्यार दिखाया है। और उनकी छोटी बहन गोलू थोड़ी सी नॉटी दिखाई गई है, मास्टरबेट करते हुए भी काफ़ी दिखाया गया है इसको इस सीरीज़ में। तो वो भी एक किरदार है इसमें। और इन दोनों के पिताजी हैं गुप्ता दरोगा जी। गुप्ता दरोगा जो कालीन भैया के वफादार एक लॉ एंड ऑर्डर में रह के वो सारी चीज़ें उनके हैंडल करते हैं। तो जब पिताजी नहीं मान रहे तो गुड्डू और बबलू दोनों पहुंचते हैं दूल्हे के पिताजी के पास कि आप ये केस वापस ले लीजिए। उनको भी धमकाने का काम करते हैं, पर वो भी नहीं सुनते हैं। यहाँ इधर जौनपुर में कालीन भैया के पुराने साथी रति शंकर, जो बाद में कुछ झगड़ों के कारण ये अलग हो जाते हैं, तो रति शंकर और उनके बेटे शरद, इन दोनों को भी दिखाया गया है, जिसमें शरद को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर पिताजी को अपना बदला लेना है, इसलिए वो लड़ते हैं। यहाँ मकबूल अपना कट्टों का सारा कारोबार गुड्डू भैया और बबलू भैया को दे देते हैं। और एक पॉलिटिशियन है वहाँ पर, लोकल पॉलिटिशियन जेपी यादव, जो जिनके सहारे अपना कालीन भैया सारा कारोबार करते हैं अपना, और उनके लिए फंड जुटाते हैं। और रति शंकर की तरफ से एक बार हमला हो जाता है अपने कालीन भैया पर, चुपके से वार होता है ये, तो उसमें कालीन भैया तो बच जाते हैं, पर उनको जो 2 लोग मिलते हैं रति शंकर के, तो उनसे पता चलता है कि रति शंकर उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि पुरानी दुश्मनी का बदला लेना है उसे।
इस बात से कालीन भैया भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि ये इस तरह से बदला चुपके से वार करके तो ये गलत चीज़ है। और यहाँ दिखाया गया है कि कालीन भैया की वाइफ बीना जी अपने नौकर राजा के साथ मज़े करते हुए, काफ़ी अच्छा सीन है जिसके बारे में बाद में बाबूजी को पता चलता है। मुन्ना भैया अपने स्टूडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं जहां उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता है, पर काफ़ी प्रिंसिपल के कहने पर गोलू खड़ी हो जाती है जो स्वीटी की बहन है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसका भी काफ़ी विरोध होता है मुन्ना भैया की तरफ से, फिर ये डट के तैयार हो जाती है। जो मुन्ना भैया और गुड्डू भैया इन दोनों के एक दोस्त दिखाए हैं कंपाउंडर जो क्लिनिक में काम करते हैं, इनको दवाइयों की काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो दवाइयाँ लेने के लिए यानी स्टेरॉयड लेने के लिए गुड्डू भैया इनसे दोस्ती करते हैं कि स्टेरॉयड मिल जाए, इलीगल तरीके से स्टेरॉयड लिए जाए जिससे बॉडी बन जाए, ये इनका मकसद रहता है, जिसमें काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं ये कंपाउंडर जी। और वैसे मुन्ना भाई के भी काफ़ी वफादार दोस्त हैं ये, जिसके चलते थोड़ा नुकसान इनको भी हुआ और गुड्डू भैया को भी हुआ। तो गुड्डू भैया यहाँ पर अपना अपना कामगिरी दिखाते हैं, हर जगह अपनी चलाते रहते हैं, तो काफ़ी गुंडागर्दी भी करते हैं ये। और लाला सिंह जो किरदार है वहाँ पर जो कालीन भैया के साथ काम करते हैं, उनको शामिल किया जाता है कि आप हमें साथ दीजिए, और हमें वहाँ हमारे हरामी मुन्ना भैया ना दिखाई दे, ऐसे हो नहीं सकता है। मुन्ना भैया वहाँ पर जाते हैं अपने पिताजी के विरुद्ध, वहाँ पर कमीशन मांगने के लिए जाते हैं, जिसके ऊपर मीम बनाया गया काफ़ी हरामी हो बेटा। और अपने गुड्डू भैया अब कोई एक मर्डरर ना रह के मास मर्डरर बन जाते हैं वहाँ पर, जिसका पता खंडन उनको पता चलता है कालीन भैया को कि ये काफ़ी हद तक अभी अच्छा काम कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए वहाँ पर नए इंस्पेक्टर मौर्य की वहाँ पर पोस्टिंग होती है मिर्ज़ापुर में, इनका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है। और होली के त्यौहार पे जेपी यादव, कालीन भैया और रतिशंकर, इन तीनों की मुलाकात होनी होती है, तो वहाँ पर कुछ डांस करते समय अनबन होने के कारण जेपी यादव मुन्ना भैया को थप्पड़ लगा देते हैं, जिसका कारण कुछ लोग बोलते हैं कि मुन्ना भैया ने उनके ऊपर गन तानी थी। तो जब पता चला कि जब तुम्हें कालीन भैया के बेटे हैं मुन्ना भैया, तो तुम्हें चुप बैठना चाहिए, ये उनका रवैया रहता है कालीन भैया का, जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है जेपी यादव को। तो जेपी यादव वहाँ से वहीं रतिशंकर और जेपी यादव दोनों मिलकर कालीन भैया को मारने का प्लान करते हैं कि इनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि ये हर जगह अपनी चलाते रहते हैं, मिर्ज़ापुर के किंग बने रहते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। ऐसा कहना जेपी यादव का रहता है। यही राइवलरी बाद में बन जाती है कि जेपी यादव और कालीन भैया अभी तक जो साथ थे वो अभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करने लग जाता है। और कॉलेज में इलेक्शन के दौरान गोलू पर हमला होता है मुन्ना भैया के दोस्तों की तरफ से, वहाँ बीच में आ जाते हैं बबलू भैया। तो इसके चलते बबलू भैया की बहन को, डिम्पी को, मुन्ना भैया उठा लेते हैं वहाँ से, और जिसके चलते कालीन भैया ने उनको काफ़ी फटकार लगा दी, काफ़ी गलत बोला है उनको वहाँ पर, जिससे गुस्सा होकर कालीन भैया की सुपारी देते हैं मुन्ना भैया अपने कंपाउंडर दोस्त को, और वो पकड़े जाते हैं। सक्सेस तो नहीं होते, बाबूजी के थ्रू उनको पकड़ा जाता है, और ना चाहते हुए भी मुन्ना भैया को अपने दोस्त को मारना पड़ता है। यहाँ कुछ दिनों के अंडरग्राउंड होते हैं मुन्ना अपने गुड्डू भैया और बबलू, और उसके बाद उन्होंने जौनपुर के रतिशंकर को मार देते हैं बिना कालीन भैया की इजाज़त के। तो जब ये बात पता चलती है कालीन भैया को, तो वो भी पुलिस के साथ इसी तरह रवैया करते हैं कि हाँ हमने बताया है, पर असलियत में ऐसा नहीं होता है। उसी वक्त बाबूजी से इनसे बताया जाता है कि अब ये हाथ से निकला जा रहा है, और साथ में ही गुड्डू भैया की शादी हो जाती है स्वीटी से। शादी करके वो अपना घर बसाना चाहते हैं, जिसके चलते वो हो नहीं पाता है। गुड्डू भैया अपने बॉडी बनाकर अपने पूर्वांचल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो जीत जाए, पर अपने अखंडानंद त्रिपाठी यानी अपनी कालीन भैया वहाँ आकर उसको हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि मर्डर से पहले कंपाउंडर के मोबाइल पे गुड्डू भैया का फ़ोन आया था, तो उनकी गलतफहमी होती है कि गुड्डू ने मरवाया है उनको, पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए वो उनको हरा देते हैं। और उसके बाद लाला सिंह के बेटी की शादी यानी जो डिम्पी की फ्रेंड रहती है, वहाँ ये सब लोग गए होते हैं, पर वहाँ मुन्ना भैया आकर पूरा
तहस नहस कर देते हैं। उन्हें कालीन भैया बोलते हैं कि इन दोनों को अब ख़त्म करना चाहिए। वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है बबलू भैया और स्वीटी की। उसके बाद गोलू और डिम्पी मिलकर ने गुड्डू भैया को वहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। जब बाबूजी को पता चलता है कि बीना और नौकर का अफेयर है तो वो चुप नहीं बैठते हैं, तो वो उनके साथ मज़े करते हैं बीना जी के साथ। और आखिर में बीना जी के हाथ से राजा जी का हथियार कटवा दिया जाता है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। लास्ट में ये सीरीज़ की कहानी यहीं पे एंड होती है कि रतिशंकर के बेटे शरद अब पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। मिर्ज़ापुर सीज़न 1 की तरह मिर्ज़ापुर सेकंड सीज़न में भी काफ़ी अच्छा काम रहा, जिसके बारे में रिव्यू हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सीज़न 1 जहां ख़त्म होता है स्वीटी और बबलू दोनों की मौत के बाद वहां से मुन्ना भैया निकल जाते हैं। वो इंस्पेक्टर मौर्य को भी बांध के रखते हैं, उनको भी उनको पुलिसों को मारा जाता है। उसके बाद गोलू गुड्डू भैया को लेकर एक सेफ जगह आते हैं, जिसका पता बाद में पता चल जाता है कालीन भैया को। कालीन भैया वहाँ पुलिस को भेज देते हैं उनको पकड़ने के लिए, पर गुल्लू और गुड्डू भैया दोनों उनको अपनी होशियारी से वहाँ मार देते हैं और डॉक्टर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर के घर रहने लग जाते हैं। डॉक्टर काफ़ी सीक्रेटली उनको रख के उनका इलाज कर रहे होते हैं गुड्डू भैया का। तो वहाँ ले जाते हैं गुड्डू को और वहाँ पे उसका इलाज कंटिन्यू रहता है। इंस्पेक्टर की मौत के बाद कालीन भैया भी काफ़ी हलचल मच जाता है, कुछ पता नहीं चलता है कि ज़िंदा है या मर गए हैं। तो इसी तरह गुड्डू भैया को लेकर चले जाते हैं वो लोग, जिसके बारे में कालीन भैया को कुछ पता नहीं चलता है कि हुआ क्या, मर गए या ज़िंदा है। इसी तरह आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ पर बड़े बड़े मुन्ना भैया भी काफ़ी दिनों से ये सोच रहे हैं, उनको सपना आ रहा है इस तरह से कि वो गद्दी पे बैठने वाले हैं और गुड्डू मर चुका है, जबकि पता नहीं है। और इधर जौनपुर में अब रतिशंकर की मौत के बाद उनके बेटे अब तैयार है बदला लेने के लिए। वो बदला लेने के लिए जाते हैं, पर उनकी माँ उन्हें समझा देती है कि पिताजी का असली सपना था मिर्ज़ापुर में राज करना। मिर्ज़ापुर में खून खराबा करके या रिवेंज लेने का नहीं था, असली मकसद था मिर्ज़ापुर में राज करना। और यहाँ यूसुफ जो लाला के समधी हैं, जिनके बेटे की मौत होती है उस वक्त जब मुन्ना भैया आकर वहाँ पर तहस नहस कर देते हैं, तो वो भी काफ़ी रिवेंज में चलते हैं। जहाँ पर बाबूजी बीना जी के साथ अपने लगे होते हैं अपने कंटिन्यू, पर बीना जी परेशान होती है और अपनी बीमारी का बहाना बनाकर चुपती है। इधर जो चल रहा है प्रदेश में, उसके लिए जेपी नड्डा को सीएम की तरफ से फटकार मिलती है। उनको सबके सामने थप्पड़ मार दिया जाता है काफ़ी ज़ोर से। उसके बाद वो काफ़ी नाराज़ होते हैं सीएम से कि ये जो अपने कालीन भैया ने मचा रखा है सब हुड़दंग, उसकी वजह से सीएम से उन्हें फटकार मिली, वो भी सबके सामने। इसके चलते वो रिवेंज में तो रहते ही हैं। इधर गुप्ता दरोगा जी, जिनकी बेटी स्वीटी थी, उनको मारने की वजह से काफ़ी गुस्से में रहते हैं गुप्ता जी। वो कहते हैं कि मुन्ना को अपने हाथों से मारने का मन कर रहा है, पर अपने अखंडानंद त्रिपाठी कहते हैं कि नहीं, जो हुआ है वो जाने दो, दूसरी बेटी जो जिंदा है उसको देखो। यहाँ गुप्ता जी मौर्य के पास आते हैं, पर क्या पता मौर्य भी उनके पास लगा हो या उनकी ही तलवे चाटता हो, ये पता नहीं है कुछ भी। उसके बाद कालीन भैया कहते हैं कि जौनपुर को संभालो जाओ जाकर। जब मुन्ना भैया पहुंचते हैं जौनपुर, तो अपने शरद भैया कुछ अलग ही चाल चलते हैं। ये कहते हैं कि अब आप ही राज करो, मैं तो बस आपके अंडर काम करूंगा। ये चाह रहती है उनकी कि मिर्ज़ापुर को हासिल करने के लिए क्या करना पड़े। यहाँ पर यूसुफ जो खतरा रहता है मुन्ना को कि ये मुझे कभी भी मार सकता है, उसको मारकर शरद भैया सबूत देते हैं कि मैं आपके साथ ही हूँ, आपके लिए मैं काम करूँगा। तो ये जो भरोसा होता है, तो मुन्ना को काफ़ी अच्छा लगता है इसके बारे में। और अपने कालीन भैया को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि हाँ, ये बिना कुछ किए करवाया गया काफ़ी दिमाग से। तो एक तरह से उनकी वो ये रहती है। इधर जेपी यादव अपना गुस्सा निकालता है सीएम का अखंडानंद के पास कि तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, शांति बनाए रखो। तो उसके बाद डायरेक्ट कालीन भैया आप आकर सीएम से मिलते हैं कि हम डायरेक्ट आपसे डील करेंगे, बीच में
जेपी यादव हमें नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपसे डील होगी जो भी होना है। उसके बाद गुड्डू भैया की जो हेल्प कर रहा होता है वो मकबूल का भांजा होता है, मकबूल का भांजा उसकी हेल्प कर रहा होता है कि उसकी देखभाल करने में, इनको गन सिखाने में गोलू को। पर डिम्पी तो सीख नहीं पाती है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद उसको गुड्डू भैया वहाँ से कॉलेज के लिए लखनऊ भेजने का प्लान करता है कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे, इस चक्कर में ना पड़े। इसके लिए वो वहाँ से उसको भेज देते हैं लखनऊ के लिए पढ़ाई के लिए। जब जाने से पहले वो मिलने आती है अपने घर, और गोलू भी अपने घर मिलने आती है पिताजी से, तो पिताजी उसके नाराज़ दिखाई देते हैं कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जो उनकी बेटी की मौत हो गई उसके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। पर गोलू उनको सहारा देती है कि नहीं, अब मेरा मकसद यही है, मुझे कैसे आगे इसको कंटिन्यू करना है, कैसे बदला लेना है, तो आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर गुड्डू और डिम्पी भी घर आते हैं मिलने के लिए माता पिताजी से, पर उनको पता जाता है कि अब असली बदला लिया जाएगा, अब बदला लिए बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद पंडित जी लगे रहते हैं कि कुछ सबूत इकट्ठा करने और कानून के सहारे उनको सजा देने के लिए, और इधर गुड्डू भैया अपनी चाल चल रहे होते हैं कि किसी के पास से कुछ सहारा मिले ताकि इन पर और कर सके। वो लाला सिंह से जाकर मिलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हमें आप मदद कीजिए अपने कालीन भैया और मुन्ना भैया से बदला लेने में, क्योंकि उनके भी दामाद की मौत हुई होती है। इधर गुड्डू भैया को हेल्प कर रहे होते हैं डिम्पी के क्लासमेट जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, और लाला सिंह ने अपने अफीम का जो कारोबार है वो सब संभालने के लिए देते हैं गुड्डू को, जिसको गुड्डू आगे बढ़ाते समय कहते हैं कि हम अब डायरेक्ट डीलिंग करेंगे, बीच में कालीन भैया नहीं रहेंगे। इस बात से लाला सिंह खुश होते हैं और उनको अपने घर में रहने की पनाह देते हैं। जिसके बाद कालीन भैया को जैसे पता चलता है तब वो लाला सिंह को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं उनके घर, पर वो सफल नहीं हो सकते। उन्हें गुड्डू और गोलू दोनों मिलकर मार देते हैं और उस आदमी के दांत निकालकर कालीन भैया को भेज दिया जाता है। जिसके बाद से कंफर्म होता है कि नहीं, अब गुड्डू जिंदा है। यहाँ पर मुन्ना और कालीन भैया दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि ये इसके अलावा किसी और का काम नहीं हो सकता है। जिसके बाद सीएम की बेटी के साथ अपने पिताजी के कैंपेन इलेक्शन कैंपेन में मुन्ना भैया हेल्प कर रहे होते हैं। उसी के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है उनकी बेटी के साथ कैंपेन में काम करने के तौर पे। काफ़ी हद तक उनका रिश्ता भी आगे बढ़ता है और इस तरह से नज़दीक हो जाते हैं वो एक दूसरे के। और जो डायरेक्ट डीलिंग बंद हो गई है, इस कारण से कालीन भैया को लॉस हो रहा है। इस वजह से मुन्ना भैया उनको मारने पे उतर आते हैं कि इनको मार देना चाहिए। तो वहीं पर शरद बाबा अपना दाव चलते हैं कि नहीं, इनको मार के तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर इनके ज़िंदा रहने से इनको अपना काम करने दीजिए, डायरेक्ट इनको इनकी जान के बदले 30% मुनाफा ले लीजिए, जिससे हमें फ़ायदा होगा। इस बात से कालीन भैया सोचते हैं काफ़ी ये होशियारी वाला काम है, और उसके बाद से उनकी दोस्ती और पक्की हो जाती है। और शरद के साथ के वो अपने दोस्ती की कुछ फ़ायदा उठाने के लिए मुन्ना भैया उनसे कहते हैं कि मुझे गुड्डू से बदला लेना है। उनको एक सीक्रेट जगह बुला लिया जाता है कि अफीम की डील करनी आ जाओ। वहाँ पर काफ़ी सब कुछ सेटिंग तैयार रहती है, उसको मारने का प्लान पूरा रहता है, पर हो नहीं पाता है, किसी को कुछ नहीं होता है। पर एक बात पता चलती है कि मकबूल का भांजा उसकी मदद कर रहा है गुड्डू की, जो बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद अखंडानंद उसको आदेश देते हैं कि आप कुछ करना होगा। एक तो मकबूल के घर में उसकी बुढ़ी माँ रहती है और एक भांजा बाबर रहता है, इन दोनों के अलावा उसका कोई नहीं रहता है। और बाबर तो जब ये मारने आता है तो बाबर कहता है कि मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा, आप मेरे बीच नहीं आएंगे, दोनों ये अपना अपना काम अलग अलग करेंगे। दूसरी जगह एक और गैंग का उत्पन्न होता है यहाँ बिहार बॉर्डर पर, कि जो गाड़ियाँ जाती है कालीन भैया की, उनको रोक कर उनका तस्करी किया जाता है, गाड़ियों की चोरी करके उनको बेचा जाता है। पर जब शरद का मुन्ना भैया से रिश्ता अच्छे होने से इन दोनों में भी अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। मुन्ना भैया और दद्दा जी के बेटे जो गैंग चलाते हैं उनका नाम दद्दा जी है, और उनके बेटे दो हैं, उनमें से एक ये भारत जी है। और इधर गुड्डू और गोलू को मदद कर रही होती है बीना जी, वो उनको काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि आप अभी वार कीजिए, क्योंकि
अपने अखंडानंद इलेक्शन में बिजी है। उसी का सहारा लेते हुए गुड्डू फैक्ट्री में आग लगा देता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें पता चलती है और काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। पर इधर कालीन भैया को अंदाज़ा आता है कि ये घर का ही कोई किसी इंसान ने किया हुआ काम है, घर के किसी इंसान ने हेल्प की है किसी की, क्योंकि इतनी बड़ी हिम्मत कोई बाहर वाला बिना घर वालों के मदद से नहीं कर सकता है। इधर भारत और गोलू की भी फ्रेंडशिप होती है, जिसके कारण वो कहती है कि हमें आप हेल्प कीजिए अपनी बिजनेस में। और मुन्ना भैया को भी प्रेशर दिया जाता है कालीन भैया की तरफ से कि आप सीएम के बेटे से शादी करिए, पर वो तैयार नहीं होते हैं। और इधर पंडित जी अपने चाचा, जो आखिरी एपिसोड में जो मिले हैं चाचा, हाँ वही चाचा से बात करते हैं कि आप गवाही दे दीजिए। गवाही देने के लिए तैयार होते हैं कि मैं गवाही दूंगा, जो आई विटनेस बनूंगा। और पंडित जी इधर मौर्य के पास आके, इंस्पेक्टर मौर्य के पास भी आकर अपनी चाल चलने लग जाते हैं कि कुछ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, आप हेल्प कीजिए। गोलू और गुड्डू दोनों अपना लाला का बिजनेस बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट अलॉटमेंट नहीं होती है, जिसका वो सहारा लेते हैं जेपी यादव से। जेपी यादव को बोला जाता है कि आप हमें हेल्प कीजिए, हम आपको फंडिंग करके सीएम बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और ये लालची यादव उसके लिए हाँ कर देते हैं। अगले ही पल में उनमें शादी हो जाती है, और मुन्ना भैया की और सीएम के बेटे माधुरी की। और दद्दा जी के दोनों बेटे, उनमें से एक भारत और एक शत्रुघ्न, ये दो बेटे हैं, जिनमें से भारत इनका दोस्त रहता है और शत्रुघ्न दूसरा। मिर्ज़ापुर के अपने कालीन भैया और सीएम में अच्छी खासी ये दोस्ती होने के कारण वो अलॉटमेंट पूरा कालीन भैया को देने के लिए बोल देते हैं जेपी यादव से, जो जेपी यादव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जेपी यादव उसके लिए प्लान करने में लग जाते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए। तो शरद बाबू से मिलकर अपने जेपी यादव प्लान करते हैं कि आप कालीन भैया को हटाइए, मैं सीएम को हटाऊंगा। और उसी के बाद तुरंत फिर सीएम की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हमें देखने को मिलता है कि सीएम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें यादव जी नहीं बैठे होते, जो हमेशा बैठते हैं। और उसी जब नहीं रहते हैं तब भी एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक से उनकी कार को कुचला दिया जाता है, जिसके कारण उनकी तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और सीएम उसमें मर जाते हैं। तो जेपी यादव ने तो अपना जेपी यादव के लिए तो अपना काम हो गया। अब काम बचा है जेपी यादव का, जो शरद बाबू करेंगे। और अब जेपी यादव तो अगले सीएम बनेंगे, इस बात से कालीन भैया तो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि ये इस तरह से हुआ और अपना आगे कुछ नहीं हो पाएगा। माधुरी भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, उसको सहारा देते हैं अपने मुन्ना भैया, उसको सहारे चलते हैं, उनके संबंध भी थोड़े से और डीप हो जाते हैं। इसी के साथ सीरीज़ आगे बढ़ती है। सीरीज़ के आगे पार्ट में हमें पता चलता है कि जो ट्रक ड्राइवर है ये शरद बाबू का था। तो शरद बाबू को पुलिस आकर मिलता है कि आप हमें सहारा दीजिए, हम दोनों मिलकर कालीन भैया को मारेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। और इधर जेपी यादव सीएम बनने के बाद मुन्ना भैया की फाइल दोबारा ओपन करने के लिए कहते हैं, और जेपी यादव से आकर गुड्डू और गोलू भी मिलते हैं कि आप जितना कमीशन कालीन भैया दे रहे हैं उसका 10% बढ़ाकर हम आपको देंगे। तो वहाँ पर भी डील उनकी हो जाती है। और उसी वक्त रात का प्लान बनाते हैं जेपी यादव की कुछ शौक किया जाए। उसके बाद 3 डांसर बुलाई जाती है, जिन डांसर के सहारे वो मज़े करते हैं, पर वही डांसर्स उसके खिलाफ गवाही देते हैं कि ये इन्होंने हरेसमेंट किया जेपी यादव ने, जिसके चलते उनको काफ़ी शर्मिंदगी और इसका सामना करना पड़ता है कि ऐसे हुआ। और उसके लिए सहायता कर रही होती है उनकी पीए, जिसको कालीन भैया ने अपने पॉलिटिकल करियर बढ़ाने के लिए ये दिया होता है लालसा। और साथ में बीना जी डिलीवरी हो जाती है, जिसमें नया मिर्ज़ापुर का वारिस पैदा होता है, जहाँ पर सब लोग वहाँ हाजिर होते हैं। बाबूजी अलग चीज़ के लिए खुश होते हैं कि ये हमारा बच्चा होगा। और इस बात से मुन्ना भैया गुस्से में आकर वो सोचते हैं कि कुछ ठिकाना करना पड़ेगा। कालीन भैया खुश होते हैं कि हमें अब गद्दी मिलेगी सीएम की। पर जब माधुरी खुद का नाम नॉमिनेट करती है तो काफ़ी हद तक इन्हें गुस्सा आ जाता है कालीन भैया को कि ये भी हमारे साथ चाल चल रही है। जब बाबर जिंदा है ये बात पता चलती है मुन्ना भैया को, तब मकबूल के भांजे बाबर को मार देते हैं और वहीं पर
उनकी माँ को भी मार देते हैं मकबूल की, जो मकबूल को कभी पसंद नहीं आता है। वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। उन्होंने कालीन भैया से भी बोलते हैं कि मुन्ना ने अम्मा को मारा है बिना मतलब के, जिसके लिए कालीन भैया कुछ नहीं करते हैं। तो मकबूल बदला लेने के लिए बाबूजी को मारने का प्लान करते हैं कि जब इनका सहारा उठ जाएगा तो पता चलेगा दर्द क्या होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर बीना जी आती है और बीना जी और नौकरानी दोनों मिलकर अपना बदला लेते हैं बाबूजी को मारकर। बाबूजी की जैसी अंत्यविधि होती है उसी वक्त अपने मुन्ना भैया प्लान करते हैं, वो बता भी देते हैं कि मिर्ज़ापुर की अगली गद्दी हम ही लेंगे, हम बैठेंगे, जिसके लिए तैयार नहीं रहते हैं कालीन भैया। इधर दद्दा जी अपना उनको पता चलता है कि कोई उनकी हेल्प कर रहा है उस तरह से, और कालीन भैया फिर भी सोचते हैं कि नहीं, आप गड्डी दे देनी चाहिए क्योंकि बाबूजी को तो खोया है, अब दोबारा मुन्ना को नहीं खोएंगे। उसी वक्त बीना जी फ़ोन करके बता देती है राजू को कि अपने बेटे को संभाल लेना, मुन्ना आ रहा है। और इधर गुड्डू का भी प्लान फंसता है। गुड्डू को पुलिस मौर्या पकड़ लेता है और वहाँ पर एनकाउंटर करने की प्लान करता है, पर वहाँ पंडित जी आ जाते हैं और बचा लेते हैं गुड्डू को। वहाँ पर इंस्पेक्टर मौर्य की मौत होती है पंडित की हाथ से। और जब राजा वार करने लगता है मुन्ना भैया पर, तब मुन्ना भैया को बता देता है कि मुझे कालीन भैया ने भेजा है, पर जबकि मकसद तो वो होता है कि वो अपने खुद को, बच्चे को बचाने के लिए बिना जी के कहने पर आ रहा होता है। इधर दद्दा जी गुस्सा होते हैं और वो भूषण और मामा जी को मार देते हैं कि इन्होंने अफीम के लिए मेरे बिना परमिशन के मदद की है गोलू और गुड्डू की। और पता चलता है इधर गुस्से में अभी मुन्ना को पता चला है कि आपने मारने को भेजा है, इसलिए वो आपको मारने के लिए आ रहा है। मुन्ना वहाँ पहुँचता भी है पर मार नहीं पाता है अपने बापूजी कालीन भैया को। वो जैसे ही वहाँ पर शरद भी पहुँचता है और गुड्डू और गोलू भी पहुँचते हैं देखने के लिए, और जैसे ही शरद मारने वाला होता है दोनों में से एक को, कालीन भैया या मुन्ना को, उसी वक्त वहाँ पर गोलू और गुड्डू पहले मार देते हैं कालीन भैया को। और वहाँ मुन्ना भैया को गुड्डू अपना बदला पूरा करते हैं अपने भाई की मौत का और अपनी बीवी का। और शरद प्लान फंसता है पूरा इनका और वो कालीन भैया को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और बैठे हैं अपने गुड्डू भैया मिर्ज़ापुर की गद्दी पर। और अभी अगले सीज़न में देखना होगा कि ये कहाँ तक जाती है स्टोरी।